नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए हम लोग क्लासेस कर रहे थे कंप्यूटर की और कंप्यूटर में एमसीक्यूज़ कर रहे थे। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इन्हीं को देखो। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है टाइम शेयरिंग सिस्टम यानी कि आपसे पूछा जा रहा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके विषय में कौन-सी बात है जो सही है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, 5 ऑप्शंस दिए हैं, पढ़ो इनको। पहला कह रहा है कि यह प्राथमिकता के आधार पर काम करता है। क्या ये सही है? दूसरा, नेटवर्क प्रत्येक नेटवर्क पर ये आधारित होता है। क्या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक नेटवर्क पर आधारित होते हैं? तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है या फिर उपर्युक्त सभी या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा इनमें सही है, कौन सा इनमें गलत है? ये ऑप्शन आपको चूज करने हैं। सबसे पहले ये जो शब्द लिखा है ना, आप इसको देखो। ये शब्द लिखा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? देखो, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम को समान रूप से शेयर करता हो। इसका शाब्दिक अर्थ समझो सबसे पहले। अगर हम आपसे इस सिस्टम की विशेषताएं पूछें कि हमें इसके बारे में कुछ जानकारियां दो, इसकी कौन-कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना, यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग का तार्किक विस्तार है। अब एक शब्द यहां से पकड़ो, ये लिखा है मल्टी प्रोग्रामिंग। माजरा क्या है इसका? आशय क्या है? इसका सीधा सा आशय है मल्टी यूजर्स यानी कि बहुत सारे उपयोगकर्ता बहुत सारे प्रोग्राम्स को कर रहे होते हैं। मतलब यह है कि प्रक्रियाओं को कई उपयोगकर्ता कई प्रक्रियाओं को संबंधित समय स्लॉट पर ध्यान दो। टाइम शेयरिंग लिखा है। एक निश्चित टाइम स्लॉट होता है। उसी संबंधित टाइम स्लॉट में कंप्यूटर के द्वारा जो भी आंकड़े होते हैं उनको संसाधित किया जाता है। ठीक है? ध्यान दो यहाँ से इसकी एक खास बात होती है। होती क्या है कि इसमें कई उपयोगकर्ता कई उपयोगकर्ता प्रक्रियाओं को प्रक्रियाओं को संबंधित गौर करना संबंधित टाइम स्लॉट पर या हम कहें समय स्लॉट पर कंप्यूटर संसाधन आवंटित किए जाते हैं संसाधन आवंटित किए जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर लिखा है संबंधित समय स्लॉट पर। गौर करना अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो प्रोसेसर का समय होता है वो एक यूजर के लिए या दो यूजर के लिए या कई यूजर्स के लिए एक साझा समय प्रदान किया जाता है और इसी साझा समय पर प्रोसेसिंग्स की जाती हैं और ये जो संबंधित साझा समय है इसे ही कहा जाता है टाइम स्लॉट। अर्थात इसमें गौर करो, इसमें प्रोसेसर का समय प्रोसेसर का जो टाइम होता है समय कई उपयोगकर्ता से मेरा आशय है यूजर कई उपयोगकर्ता के साथ साझा किया जाता है। ठीक है? साझा किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है टाइम शेयरिंग। और ये जो टाइम साझा हो रहा है, इसमें एक निश्चित टाइम स्लाइस होता है टाइम स्लाइस होता है। ये बात आप समझ पा रहे हो? कुल मिला के यहाँ पर आओ। प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है, यही इसकी विशेषता है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा दूसरा देखो, कह रहा है निम्न में से कौन सी एमएस डॉस की एक्सटर्नल कमांड नहीं है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमएस डॉस जिसे कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी कौन सी एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं, कौन सी इंटरनल कमांड्स होती हैं? देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एमएस डॉस की, गौर करना, एमएस डॉस की। मतलब क्या है इसका? मतलब है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लिखा है ओएस।
ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। सवाल मेरा ये है कि ये कितने बिट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? आप बताओगे यह एक 16 बिट का ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, जैसे ही मैंने कहा 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा आशय होता है, इसका अर्थ है कि यह एक बार में यह एक बार में 16 बिट डेटा को सेव और प्रोसेस कर सकता है, को सेव और प्रोसेस कर सकता है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, मैं बात कर रहा हूँ एमएस डॉस की, इसकी मुझे कुछ खूबियाँ बताओ। एमएस डॉस, इसकी कुछ विशेषताएँ मुझे बताइए, ये कैसा है? क्या ये मल्टी यूज़र्स है या ये सिंगल यूज़र है? मल्टीटास्किंग है या फिर ये सिंगल टास्किंग है? तो आप बताओगे यह सिंगल यूज़र यानी एकल उपयोगकर्ता और सिंगल टास्किंग है, साथ ही साथ सिंगल टास्किंग है, ठीक है? अच्छा, क्या ये जीयूआई का इस्तेमाल करता है? मैंने आपको सीयूआई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और जीयूआई इन दोनों के अंतर को समझाया है। क्या होता है सीयूआई, क्या होता है जीयूआई? और मैंने सीयूआई में एग्जांपल बताया था डीओएस का। अगर हम आपसे पूछें क्या डीओएस जीयूआई का इस्तेमाल करता है? नहीं। अर्थात यह एक नॉन जीयूआई, गौर करना, यह एक नॉन जीयूआई है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जीयूआई अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के वातावरण में कार्य नहीं करता, कार्य नहीं करता। अब आपसे सवाल पूछा गया था कि भाई एमएस डॉस के कमांड्स मुझे बताओ। तो जब आप एमएस डॉस को पढ़ते हो, एमएस डॉस, तो आपको इसके दो कमांड्स देखने को मिलते हैं। दो कमांड हैं। कौन कौन से इसके दो कमांड हैं? देखो, एक तो इसे कहा जाता है इंटरनल इंटरनल कमांड, और एक इसका कमांड होता है एक्सटर्नल कमांड, जिसे कहा जाता है बाह्य कमांड, और इसे हिंदी में कहा जाता है आंतरिक कमांड। आपसे ये पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कमांड है, कौन सा बाह्य कमांड है। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। देखो, जैसे अगर हम आंतरिक कमांड्स की बात करें तो एटीएम, एडीएम, या फिर सीडी, या फिर CHDIR, CLS, CLS स्क्रीन को साफ कर देता है, ध्यान दीजिएगा। ये इसके सारे के सारे इंटरनल कमांड है। जैसे COPY, कॉपी हो गया, DIR। अब आ जाओ बाय कमांड में, यहाँ पर कौन से आप देखते हो? CHK, DSK, ठीक, या फिर डेल्ट्री। आपने रोबो कॉपी का नाम सुना होगा, या फिर एट्रिब। तो ये जितने भी कमांड्स हैं, और भी कई सारे होते हैं, ये इसके बाय कमांड्स होते हैं। वापस आओ जरा, आपसे पूछा था कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल कमांड कौन सा नहीं है। ध्यान दें, ये एक्सटर्नल कमांड है। प्री एक्सटर्नल कमांड है। कॉपी, ये भी एक्सटर्नल कमांड है। एट्रिब, ये भी एक्सटर्नल कमांड है। लेकिन DIR, ये इंटरनल कमांड है। यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? ये कौन सा होता है? इसे कहा जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये टाइम शेयरिंग होता है। मैंने कहा था ना आपसे, ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ यानी एजेंट की तरह काम करता है? यहाँ भी मैंने आपसे कहा था, इस तरह के स्टेटमेंट्स आप याद रखोगे। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे ही कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? नेक्स्ट देखो, पांचवा नंबर कह रहा है कि भाई कंप्यूटर के कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम्स, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कौन सा नाम दिया जाता है? मैंने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर,
सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने कहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप दो भागों में बांट के पढ़ते हो। एक तो होता है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा था कि पूरे के पूरे सिस्टम को ये ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है। मतलब क्या है, इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट में मैं आपको कुछ जानकारियां दे दूं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के लिए वीपीओ यानी कि जो आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आई थी, उसके मॉक टेस्ट आपको 10 मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इनको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और इन्हीं 10 का डिटेल्ड डिस्कशन लगभग 70 प्लस घंटों का किया गया है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इससे आप एनरोल करना चाहें तो केडी क्लासेस एप्लीकेशन में आप एनरोल कर सकते हो, या फिर अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको यूपीजी के और कंप्यूटर का कंबाइंड बैच लेना हो, जो कि हर एक परीक्षा के लिए, चाहे आने वाली लेखपाल की परीक्षा हो या फिर जूनियर असिस्टेंट हो या एजीटीए हो, किसी भी परीक्षा के लिए जो यूपीजी को और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका भी बैच आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और इसके लिए आप KD21 कूपन कोड लगाना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप वीपीयू के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और 65 अंक जो पंचायती राज के हैं, जिसमें से 40 अ, 40 का मतलब 45 45 अंक पंचायती राज से थे, और इसमें 20 अंक हैं योजनाओं के। अगर आपको 65 अंकों की कंप्लीट बैच से जुड़ना हो तो फिर आप, हाँ, इस बैच से जुड़ सकते हो, जिसमें KD40 ये कूपन कोड है, आप इसको लगा के जुड़ सकते हो, ठीक। और इससे संबंधित जानकारी के लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इससे आप संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है। सवाल को समझो, कह रहा है कि ये विंडोज के वर्जन्स दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा वर्जन है जो आप पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग नहीं करते हो। सिंपल सा सवाल ये है आपका। अच्छा, इसमें से लाइनक्स सही हो जाएगा, लेकिन अब यहां पर आओ। एक तो आपको एक शब्द दिया गया है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये शब्द इसका आशय क्या है, मुझे ये बता दो। इसका मतलब क्या है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक कंप्यूटिंग डिवाइस होती है, कंप्यूटिंग डिवाइस है, जिसे आप कहते हो पर्सनल कंप्यूटर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, इन कंप्यूटरों का प्रयोग एक समय में किया जाता है, एक समय में एक ही उपयोगकर्ता द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब एक समय में आप एक ही यूजर इसका इस्तेमाल कर सकता है, मल्टी यूजर्स ये नहीं होते हैं। लेकिन अब चूंकि आंसर आपका लिनक्स है, तो फिर लाइनक्स यहाँ पर क्यों सही हुआ। देखो, आपसे पर्सनल कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा था, तो पर्सनल कंप्यूटर में अब आप इसकी पोजीशन देखो लाइनक्स की, अगर इसकी कुछ विशेषताएं पर्सनल कंप्यूटर से मैच कर जाती हैं, फिर यही सही होता। देखो, ये क्या है, आप बताओगे, ये होता है मल्टी यूजर, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें होता है एक सेंट्रल कंप्यूटर। गौर करो, इसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है। सपोज करो ये एक सेंट्रल कंप्यूटर है, इसके बाद ये इससे जुड़े होते हैं कई सारे क्लाइंट्स। मैंने ये 3 क्लाइंट बना रहा हूं मैं। ये है क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, और ये है क्लाइंट 3, ठीक। एक ये है केंद्रीय कंप्यूटर, इसे बोलते हैं सेंट्रल कंप्यूटर, और ये इससे जुड़े होते हैं। कुल मिला के ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लाइनक्स, ये एक मल्टी यूजर है। अर्थात लाइनक्स एक
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है, या हम कहें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसे कहा जाता है। यह ओपन सोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ये न सिर्फ मल्टी यूजर है, बल्कि एक बात ध्यान देना, न सिर्फ ये मल्टी यूजर है बल्कि यह मल्टीटास्किंग भी है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अलावा यह मल्टी प्रोग्रामिंग भी है। तो ये खासियत रखता है लाइनक्स। लेकिन अभी आपने यहाँ क्या देखा? पर्सनल कंप्यूटर के बारे में देखो। पर्सनल कंप्यूटर मैंने कहा कि ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो एक ही उपयोगकर्ता के द्वारा एक ही समय में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लाइनक्स में मैंने कहा कि मल्टी यूजर्स होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं। इसलिए यहाँ पर लाइनक्स सही उत्तर रहेगा। सवाल में पूछा था कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन नहीं है, तो लाइनक्स नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सातवां, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी, इसे क्या कहा जाता है? देखो, जैसे आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, आर्टिकल 14, फिर इसके सब आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 14 का 1, आर्टिकल 14 का ए। तो ये सब आर्टिकल्स हैं। ठीक उसी प्रकार डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी होती है, इसे कहा जाता है सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट देखो, आठवां, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट, यानी कि रीस्टार्ट कर रहा है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? करने की प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। और इसमें एक होता है कोल्ड बूटिंग और एक होता है वार्म बूटिंग। ये है रिबूट और ये है नॉर्मल ओपनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 था, पढ़ो। कह रहा है कि हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में से कौन करता है? ये करता है पीडीए। दरअसल हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम आसानी से एक छोटी सी जगह पर ये आ जाते हैं, अर्थात हम आसानी से अपनी जेब में इन्हें रख सकते हैं और इन्हें हाथ में लेकर इनका उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये जो पीडीए लिखा है, इसे कहा जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है? अब यहाँ इन शब्दों को पकड़ो। आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने की बात कर रहा है, और मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था, और ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको एक फीचर बताया था कि ये नियंत्रित करता है, ये कंट्रोल करता है। अब यहाँ पढ़ो, कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये होती है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 11 नंबर, कंप्यूटर को कौन बताता है कि उसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए? फिर से समझो, क्या कह रहा है? कंप्यूटर को कौन बताता है कि उसके उसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखो, 12 नंबर, ओएस। ओएस का मतलब है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? ओएस का प्रमुख कार्य, इसका प्रमुख कार्य होता है प्रबंधन करना, कंट्रोल करना, आउटपुट युक्ति का प्रबंधन करना, मेमोरी का भी प्रबंधन करना, फाइल का प्रबंधन करना। सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे। 13 में आओ, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर्स पर चल सकता है? बताइए। ये लाइनक्स है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्न में से कौन हैंडल कर सकता है? इसको फिर से पढ़ो। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो कार्य सीधे हैंडल नहीं किए जाते हैं, उन अधिकांश कार्यों को कौन हैंडल करता है? इसे कहा जाता है यूटिलिटीज। देखो, दरअसल ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं बात कर रहा हूं यूटिलिटी की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। गौर करो, ये क्या है? दरअसल ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं। दरअसल ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को सीधे तरीके से चलाने में, उन्हें रख रखाव करने में, इसके अलावा उन्हें अपना अब या हम कहें उन्हें अपनी देखरेख करने में सहायक होते हैं।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूटिलिटी, उपयोगी। देखो, ऐसे समझो आप। अगर हम पूछें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? तो आप बताओगे ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, गौर करना, ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम को सही तरीके से सही तरीके से चलाने और उसका रख-रखाव करने में मदद करते हैं। ठीक? सही तरीके से चलाने में और उनका रख-रखाव करने में मदद करते हैं। जैसे अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल्स को देखें, आपने फ़ाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम का नाम सुना होगा। फ़ाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम, ठीक? आपने नाम सुना होगा डेटा क्लीनअप का, क्लीन अप। ये सारे के सारे किसके एग्ज़ाम्पल्स हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। आपने डेटा पार्टीशन का नाम सुना है? ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। या फिर क्लिप आर्ट या फिर डिवाइस ड्राइवर। इसके अलावा एक सबसे शानदार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सबने नाम सुना होगा फायरवॉल का। एक ऐसी दीवार जो हैकर्स से सुरक्षा करती है, वायरस से सुरक्षा करती है, फायरवॉल। ठीक? तो कुल मिला के आपसे पूछा ये था कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जब सीधे हैंडल ना करे, तो उस स्थिति में कौन हैंडल करता है? आप बताओगे यूटिलिटीज़। क्यों? क्योंकि इसका प्रमुख कार्य होता है कि कंप्यूटर सिस्टम सही तरीके से चले, उसका रख-रखाव हो। ये देखने की ज़िम्मेदारी होती है इन सॉफ्टवेयर्स की। नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टोरेज डिवाइस पर स्थित अ, सवाल पढ़ो। कह रहा है कि स्टोरेज डिवाइस पर स्थित में फ़ोल्डर को क्या कहा जाता है? स्टोरेज डिवाइस में जो फ़ोल्डर होता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। देखो, सवाल में आपसे पूछा गया था रूट डायरेक्टरी के बारे में। मतलब क्या है इसका? ये क्या है? अगर हम आपसे सीधा-सा सवाल पूछें, तो आप बताओगे, यह फ़ोल्डर स्तर की शीर्ष संरचना होती है। शीर्ष संरचना होती है। अच्छा, इसमें करते क्या हैं? रूट डायरेक्टरी में? दरअसल इस डायरेक्टरी में सिस्टम की सभी अन्य फाइलें सभी अन्य फाइलों को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है, यानी कि ये हो गई मेन डायरेक्टरी या हम कहें रूट डायरेक्टरी, बेसिक। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फ़ोल्डर को जो हमारी मेन फ़ोल्डर होता है, उसे ही कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। अच्छा, अब यहाँ पर आओ ज़रा। एक शब्द आपने और देखा, डिवाइस ड्राइवर। ये क्या होता है? इससे भी सवाल प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। देखो, मैंने लिखा डिवाइस ड्राइवर, ये क्या है? इनके क्या मुझे पहले ये बताओ, क्या इन्हें कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो कहोगे हाँ, कौन-कौन से हैं? इसे कहा जाता है हार्डवेयर ड्राइवर और इसे कहा जाता है कंप्यूटर ड्राइवर। ये नाम याद रखना, अल्टरनेटिव इसके नाम्स हैं। अच्छा, कभी-कभी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर है और कंप्यूटर में कुछ डिवाइसेस अलग से जोड़ी जाती हैं। जैसे इसमें जोड़ा गया प्रिंटर को, इसमें जोड़ा गया म्यूज़िक सिस्टम को म्यूज़िक सिस्टम को, इसमें कभी-कभी जोड़ा जाता है कैमरा आदि को। तो ये कुछ अलग से डिवाइसेस जब भी कभी कंप्यूटर में जोड़ी जाती हैं, तो कंप्यूटर से इनको ठीक-ठीक तरीके से कनेक्ट करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, गौर करना, जिस भी सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं इन डिवाइसेस को जोड़ने के लिए, उसे कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर। अब इसी को लिख लो आप, ध्यान दो। मैं बात कर रहा हूँ डिवाइस ड्राइवर की। क्या लिखोगे? कैसे स्टेटमेंट बन के आएगी? आप बताओगे, जो हार्डवेयर जो हार्डवेयर कंप्यूटर में बाद में जोड़े जाते हैं बाद में
जोड़े जाते हैं। जैसे जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर लें, तो आप प्रिंटर को बाद में जोड़ते हो, आप गाना सुनना चाहते हो, तो आप म्यूज़िक सिस्टम को बाद में जोड़ते हो या फिर आप कैमरा को बाद में जोड़ते हो। तो जब भी कभी आप इन्हें जोड़ोगे ना, इनको जोड़ने के लिए आप जिस भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ये सॉफ्टवेयर कहलाता है डिवाइस ड्राइवर, ठीक है? यहाँ तक बात समझ। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा रूट डायरेक्टरी। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।